हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों से मैंने कहा था कि हम अपना जो टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कह सकते हैं कि इस पर आप लोगों के ग्रामर के लगभग काफी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं। हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना है। और इस टॉपिक का नाम, वैसे कहें तो इसमें रूल सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन एक कह सकते हैं कॉन्फिडेंस मेकिंग के लिए, यानी कॉन्फिडेंस अगर आपको बनाना है कि इंग्लिश को कैसे हम सिंपल तरीके से सीखें, तो इसके लिए ये टॉपिक बहुत ही अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। और इस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ज्यादातर समय पर इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कह देते हैं, कुछ लोग तो इसको सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड भी कहते हैं और कुछ लोग इसको सिंटैक्स भी कहते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, आज हम इसको एक बार हल्के से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड एंड सिंटैक्स जो है, इसमें डिफरेंस करते हुए और इस टॉपिक के रूल्स को आज से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं कि यहां पर आप लोगों को एक टॉपिक जो है वो मिलेगा और वो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड। सबसे पहली बात तो है कि सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड जो है वो क्या है, ये हमें डिसाइड करना है। सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड के अलावा, जैसा कि आपने कई बार सुना होगा, ज्यादातर जो सिलेबस होते हैं या एग्जाम होती हैं उनमें सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड न देकर और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहकर भी दिया जाता है। क्या कहकर दिया जाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहकर भी दिया जाता है। क्लियर है? इसके अलावा इसे कई बुक्स वगैरह में या क्लासेज में तो सिंटैक्स कहकर भी पढ़ाया जाता है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि तीनों में क्या अंतर है। अगर मान लीजिए आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा हिंट के रूप में आपको बताऊं कि ग्रेड फर्स्ट की जो एग्जाम होती है, आरपीएससी द्वारा जो आयोजित होती है ग्रेड फर्स्ट की एग्जाम, उसमें फर्स्ट पेपर जो होता है कंपलसरी होता है सभी के लिए। उसमें इंग्लिश का एक छोटा सा पार्ट आता है, 5 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन टॉपिक काफी दे रखे हैं उन्होंने। और उस सिलेबस को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जो टॉपिक का नाम दे रखा है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या नाम है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट केवल। जबकि आप अगर रीट भर्ती का अगर सिलेबस देखेंगे तो रीट भर्ती की लैंग्वेज सेकंड के रूप में जो इंग्लिश दी गई है उसमें जो टॉपिक दिया गया है वो सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड दिया गया है। तो क्या माने दोनों सेम है? अगर दोनों सेम है तो आरपीएससी ने अपने सिलेबस में सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड कहकर क्यों नहीं दिया? और अगर सेम है तो क्यों रीट भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहकर दिया गया? क्यों नहीं दिया गया? कारण क्या है इसके पीछे? तो जरूर कोई ना कोई वजह तो होगी कि उन्होंने सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड ही लिखा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही लिखा है। तो लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत तो बस इंग्लिश से संबंधित यही है कि हमें इंग्लिश आज तक क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करती है। प्रॉब्लम क्रिएट करने के पीछे एक ही कारण है कि हमें बस इस तरीके से इंग्लिश को समझा दिया जाता है या पढ़ा दिया जाता है या क्लियर करवाया जाता है कि आगे चलकर हमें खुद को यूं लगता है यार हम तो उलझ रहे हैं। वहां पढ़ा था कुछ और फिर आगे जाकर जो रूल्स हैं वो एक दूसरे को ही क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे में उलझ रहे हैं। जबकि लैंग्वेज एक सबसे बेहतरीन ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि जिसमें कभी भी कोई कॉन्सेप्ट एक दूसरे में उलझता नहीं है। और जब नहीं उलझता है तो वास्तविक रूप से आपको कैसे इसे समझना चाहिए ये आज हम तरीका डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कनकर्ड को डिस्कस करें उससे पहले एक बार सिंटैक्स भी कई बार जगह लिख कर दिया जाता है। जैसे ज्यादातर बुक्स वगैरह में देखता हूं तो उन बुक्स वगैरह में आपको सिंटैक्स भी लिख दिया जाता है इसके आगे ऑब्लिक लगाकर। लेकिन वास्तविकता क्या है समझिएगा एक बार आप। यहां इसको कंप्लीट करवाने से पहले मैं आपको इंग्लिश से संबंधित एक बेसिक जानकारी दे देता हूं कि इंग्लिश है क्या। दोस्तों, इंग्लिश है एक लैंग्वेज। क्या है? एक लैंग्वेज है, यह हम अच्छे प्रकार से जानते हैं। क्लियर है? लैंग्वेज है। अब यहां आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए लैंग्वेज की यूनिट्स से कि लैंग्वेज जो है वो कौन कौन सी यूनिट से मिलकर बनी है या कितनी यूनिट है ऐसी जिनसे इसका निर्माण होता है, और उस संदर्भ में ही जब कभी पूछा जाता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, सबसे छोटी यूनिट कौन सी है,
तो दोस्तों यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी यूनिट हम जब बोलते हैं तो दोस्तों ये मिलती है हमें कौन सी? साउंड। कौन सी मिलती है? साउंड मिलती है सबसे छोटी यूनिट। लेकिन आप अच्छे प्रकार से जानते हैं कि साउंड को लिखा नहीं जा सकता, साउंड को लिखा नहीं जा सकता। लिखने के रूप में जब भी साउंड आती है तो ये अपना रूप बदल लेती है, अपना नाम बदल लेती है। वो क्या है वो बाद की बातें हैं, लेकिन अभी हम बेसिक रूप से इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे आगे। साउंड सबसे छोटी यूनिट है, इसके लिए लिखेंगे हम दैट डज नॉट हैव स्क्रिप्ट। जिसके पास क्या नहीं है? कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई लिपि नहीं है। क्या नहीं है? कोई स्क्रिप्ट नहीं है इसके पास। और स्क्रिप्ट ही नहीं है तो इसका मतलब हम इसे लिख भी नहीं सकते, लिखा नहीं जा सकता इसे। तो फिर लिखने की शुरुआत कहां से होती है? तो दोस्तों लिखने की शुरुआत जो होती है वो होती है हमारे किससे? लेटर से। किससे होती है? लेटर से लिखने की शुरुआत होती है। जैसे ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, डी लिखेंगे, इस तरीके से हम लिखते हैं। लेकिन आप अच्छे प्रकार से समझते हैं कि लेटर को लिखा भले ही जा सकता हो, लेकिन क्या इसका कोई अर्थ निकलता है? अर्थ नहीं निकलता, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो दोस्तों अर्थ की शुरुआत अब इसके लिए हम लिखेंगे क्या? कि इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग। इसका कोई अर्थ नहीं होता। तो फिर अर्थ की शुरुआत कहां से होती है? तो बिल्कुल आप सही पहचाने हैं, वर्ड। तो इसके लिए लिखेंगे इट हैज अ प्रॉपर मीनिंग। इसकी अपने पास एक क्या होती है? निश्चित मीनिंग होती है, इसका अर्थ होता है, या विशेष ध्यान रखेंगे। क्लियर कंसेप्ट? तो यहां तक की तो बातें चलो हो गई हमारे बीच में। अब यहां पर हम बात करेंगे, एक आता है इसके आगे। अगर आप सेंटेंस सोच रहे हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक सेंटेंस है और एक है हमारे पास फ्रेज। एक तो है फ्रेज और दूसरा है सेंटेंस। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड सेंटेंस? फ्रेज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों फ्रेज और सेंटेंस के लिए मैं आपको एक कंसेप्ट बता दूं कि यहां फ्रेज हम इसको प्रॉपर तरीके से कैसे लिखते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ वर्ब। जिसमें एक वर्ब नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। और जब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ वर्ब, एक वर्ब के साथ जब शब्दों का समूह दिया जाएगा तो उसे हम सेंटेंस कहेंगे। तो यानी सेंटेंस निर्माण के लिए जो जरूरी एलिमेंट है वो क्या है? वो आपकी वर्ब है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एनी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, तो दोस्तों वो वर्ब है। क्या है? वो वर्ब है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर है कंसेप्ट? अब अगर वो वर्ब है तो वर्ब को सेंटेंस की आत्मा भी कहा जा सकता है। तो कभी अगर मान लीजिए आप वैसे चर्चा करें और अगर इसको थोड़ा सा बेहतर समझने का प्रयास करें तो ये कहा जा सकता है कि वर्ब इज ऑल्सो कॉल्ड द सोल ऑफ एनी सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस की आत्मा कहा जाता है इसे, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर कंसेप्ट? यहां ये बातें तो चलो हमारी हो गई। एक बार मैं फ्रेज और सेंटेंस को आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं तो ज्यादा बेहतर होगा। या समझिएगा, मैंने मान लीजिए एक आपको एग्जाम्पल लिखा, ओपन द डोर। क्या लिखा मैंने? ओपन द डोर। एक लिखा मैंने ही इज डांसिंग। एक लिखा मैंने ही इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है। एक हमने लिखा अंडर द टेबल। अंडर द टेबल। एक हमने लिखा बिहाइंड द वॉल। क्या लिखा हमने? बिहाइंड द वॉल। ये हमने लिखा। अब इसकी बात यदि हम करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा, द बिहाइंड द वॉल, अंडर द टेबल, ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज डांसिंग, ओपन द डोर। इसमें से आपसे पूछा जाए बताइए सेंटेंस के एग्जाम्पल कौन से हैं और फ्रेज के एग्जाम्पल कौन से हैं?
तो दोस्तों अभी अभी हमने जो लिखा था कि फ्रेज क्या है, शब्दों का वो समूह जिसके अंदर क्या नहीं होती, वर्ब नहीं होती, जबकि जिसके अंदर वर्ब होती है वो क्या होता है, सेंटेंस होता है। क्लियर है? तो इसके आधार पर हमने देखा कि ओपन क्या है, एक वर्ब है। क्या है ये, एक वर्ब है। इज डांसिंग भी क्या है, एक वर्ब है। इज गोइंग भी क्या है, एक वर्ब है। ठीक है, लेकिन क्या अंडर द टेबल में कोई शब्द वर्ब का काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। बिहाइंड द वॉल जो है इसमें भी कोई शब्द वर्ब का काम नहीं कर रहा है। तो एक कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ कि ये दो जो हैं वो आपके काम कर रहे हैं किसका, फ्रेज का, और ये तीन जो हैं वो आपके काम कर रहे हैं किसका, सेंटेंस का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं, सेंटेंस का। तो आई थिंक फ्रेज और सेंटेंस आपका क्लियर है। ठीक है, अब इससे समझ में आप कहेंगे सर बात तो सिंटैक्स और इन पर हो रही थी, इससे कैसे क्लियर होगा कि सिंटैक्स क्या है। बिल्कुल इसी से क्लियर होगा। अभी आप वेट कीजिएगा, अभी हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं। माय डियर, जो आपकी यूनिट्स है ना लैंग्वेज की, यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा की यूनिट्स जो हैं ये डिसाइड करती हैं आपके पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज को। किसको डिसाइड करती हैं, पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज को डिसाइड करती हैं। पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के पार्ट्स हैं कुछ, उनको डिसाइड करती हैं ये। और भाषा के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहले तो यूनिट्स की चर्चा हम कर लें कि ये देखिए सबसे छोटी यूनिट कौन सी लिखी, साउंड। इसके बाद आई हमारी लेटर, इसके बाद आया हमारा वर्ड, और इसके बाद में हम फ्रेज नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट किसको लिखेंगे, अब सेंटेंस को लिखेंगे। इनके आधार पर भाषा की कौन कौन सी पार्ट्स जो हैं, कौन कौन से भाग जो हैं, कौन कौन से हिस्से हैं, उनका निर्माण होता है, ये हम देख लेते हैं। तो दोस्तों साउंड से जो बनता है वो बनता है आपका फोनोलॉजी। क्या बनता है, फोनोलॉजी बनता है। और लेटर से जो बनता है वो बनता है आपका मॉर्फोलॉजी। क्या बनता है, मॉर्फोलॉजी। वर्ड से बनता है आपका वर्डोलॉजी। और सेंटेंस की स्ट्रक्चर का अध्ययन जब किया जाता है, विशेष ध्यान रखिएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर का जब अध्ययन किया जाता है तो माय डियर इसको कहा जाता है सिंटैक्स। क्या कहा जाता है, सिंटैक्स कहा जाता है। अब आप देखिएगा यहां पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज में सिंटैक्स का प्रयोग तो हमने किया, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं लिखा हमने। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सिंटैक्स जो है वो अलग चीज है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड एंड सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड इज अ पार्ट ऑफ सिंटैक्स। तीनों एक नहीं है। सिंटैक्स सबसे बड़ा पार्ट है, मेजर पार्ट है लैंग्वेज का, उसके अंडर में आता है सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, और सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड के अंडर में आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सबसे छोटा कंसेप्ट है, और इसीलिए जो कॉमन इंग्लिश होती है, जनरल इंग्लिश होती है, ज्यादा जिसका कोई रेशियो नहीं होता, वहां सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दिया जाता है। अब तीनों में मैं आपको एक बार डिफरेंस बता दूं कि क्या होता है। यहां पर आप देखिएगा सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड जब भी किसी सिलेबस में दिया जाए तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि वहां सब्जेक्ट के अलावा या सब्जेक्ट के साथ सिर्फ वर्ब का ही एग्रीमेंट या कॉम्बिनेशन नहीं देखना है। दोनों के आपस में मेल जो हो रहा है या विचार जो हो रहा है वो नहीं देखना है, बल्कि वर्ब के अलावा उस वाक्य में आने वाला प्रोनाउन कौन सा होगा वो भी देखना है, उस वाक्य में आने वाला एडजेक्टिव कौन सा आएगा ये भी आपको देखना है। और जब तीनों चीजें आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखते हो कि वर्ब, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, ये तीनों की तीनों डिसाइड कौन करेगा, सेंटेंस जब करेगा, तो आप तुरंत समझ जाइएगा दिस कंसेप्ट इज रिलेटेड टू सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड। तो ये सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड होता है, यानी जिसके सिलेबस में भी सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड मिलेगा, आप तुरंत समझ जाइएगा कि यहां इसका मतलब है कि वो ये कहना चाह रहा है कि सब्जेक्ट के साथ साथ आपको वर्ब, प्रोनाउन और एडजेक्टिव को भी देखना है कि वो एप्रोप्रिएट तरीके से आए हैं या नहीं आए हैं। क्लियर कंसेप्ट। इसी प्रकार से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में दोस्तों आपको सब्जेक्ट के अनुसार केवल और केवल
क्या देखनी है, वर्ब देखनी है केवल। यानी जहां कहीं किसी सिलेबस में आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखने को मिले तो तुरंत समझ जाइएगा कि केवल हमें सब्जेक्ट के अनुसार किसका कॉम्बिनेशन देखना है, किसके रूल्स देखने हैं, केवल वर्ब के रूल्स देखने हैं, बाकी के नहीं देखने हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर कंसेप्ट। यहां पर बात आती है सिंटैक्स की। तो सिंटैक्स जब पढ़ा जाता है तो माय डियर इट इज रिलेटेड टू सेंटेंस स्ट्रक्चर। किससे संबंधित है ये? सेंटेंस स्ट्रक्चर से संबंधित है। इसका मतलब निकलता है कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर पढ़नी है, इसका मतलब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ने हैं। सेंटेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, लाइक अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होगी, इंटरोगेटिव की क्या होगी, नेगेटिव की क्या होगी, इंपेरेटिव की क्या होगी, एक्सक्लेमेटरी की क्या होगी, ऑप्टेटिव की क्या होगी, सिंपल सेंटेंस कैसे बनते हैं, कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं, कंपाउंड कैसे बनते हैं। ये जितने भी टाइप के सेंटेंसेस होते हैं ना, इन सब का अध्ययन करना है और उस अध्ययन करने को हम कहते हैं क्या? सिंटैक्स कहते हैं। अब आप खुद देख लीजिएगा कि तीनों में कितना डिफरेंस है। कहने को तो कैसे भी कह दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा तीनों में बहुत ही डिफरेंस है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहना, बोले तो सब्जेक्ट के अनुसार सिर्फ वर्ब देखनी है। सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड कहना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव तीनों देखने हैं आपको। लेकिन सिंटैक्स कह देने का मतलब है आपको ओवरऑल सारे रूल्स पढ़ने हैं ग्रामर के और उसके अकॉर्डिंग एक सेंटेंस का निर्माण करना सीखना है, और वो कहलाता है आपका सिंटैक्स। तो यह सिंटैक्स का अध्ययन सामान्य रूप से नहीं होता। हम यहां सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड को लेकर चलेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड जब हो जाएगा तो आप सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड में क्या पढ़ते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब भी पढ़ते हैं, प्रोनाउन भी पढ़ते हैं और एडजेक्टिव भी पढ़ते हैं। तो इसका मतलब सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड में सब्जेक्ट और वर्ब जैसा इस सब्जेक्ट और वर्ब में आया, तो इसका मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो अपने आप ही क्लियर हो जाता है। सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड पढ़ लो आप, तो सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड में भी तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब पढ़नी पड़ेगी हमें, तो इसका मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो अपने आप ही हो जाता है। अगर किसी सिलेबस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है तो अपने आप ही हो जाता है। तो सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड को जनरली हम डिस्कस करते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या है अपने रूल्स कंप्लीट करते हुए चलना है। तो यहां से आज से हम सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड के रूल्स जो हैं, बेसिक रूल, उन्हें डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे और उनका डिस्कशन होगा यहाँ पर। उससे पहले एक दो चीजें आपको मैं समझा दूं यहाँ पर सिंपल तरीके से, जो हालांकि पहले भी चर्चा हो चुकी है, उसके बारे में मैं बात कर चुका हूं कि हमें करना क्या है। यहाँ दो तीन चीजें याद रखनी है। एक तो आपको नाउन और इनकी जानकारी होनी चाहिए कि आपकी कौन सी नाउन है। यहाँ आपकी कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल नाउन जो है उनकी बात नहीं मैं कर रहा हूं। मुख्य रूप से आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का कंसेप्ट जो है वो याद रखना है। सिंगुलर और प्लूरल वर्ब जो मैंने आपको डिस्कस करवाई थी, तो सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का कंसेप्ट भी आपको डिस्कस करके रखना है। उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे, वो आपके यहाँ काम आएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड जब हम पढ़ेंगे तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू यूज अ वर्ब इन अ सेंटेंस। सब्जेक्ट के अनुसार हमें सेंटेंस में वर्ब यूज करनी है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट बनता है जो रूल वाइज हम आगे पढ़ेंगे अभी, कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब भी सिंगुलर है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल है, अगर अनकाउंटेबल नाउन आ रही है तो वर्ब सिंगुलर होगी। तो नाउन के कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड एंड सिंटैक्स, तीनों क्लियर है आपके। तो यहां आपको मैं एक जानकारी दे दूं, काउंटेबल अनकाउंटेबल रिवाइज करवा देता हूं, जिससे कि आपको इसे अप्लाई करने में दिक्कत नहीं हो। हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया है काउंटेबल नाउन क्या है। वह नाउन जिसका प्लूरल बनाया जा सके और प्लूरल बनाते समय जिसकी मीनिंग और कैटेगरी में कोई चेंजेस ना हो, वो कहलाती है काउंटेबल। और ऐसी नाउन जिसका या तो प्लूरल बने ही नहीं, और अगर बना भी दिया जाए तो मीनिंग और कैटेगरी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। दैट नाउन इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। फिर सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का हमने कंसेप्ट पढ़ा था। सिंगुलर वर्ब पहचानने का सबसे सिंपल तरीका क्या है आपके पास, कि जिस हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस लग रहा है, जिस हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस लग रहा है वो सिंगुलर वर्ब होती है। जैसे कि डू और डज में से डज सिंगुलर है, इज और आर में से इज सिंगुलर है, हैज और हैव में से हैज सिंगुलर है, वॉज और वर में से वॉज सिंगुलर है, क्योंकि सबके बाद क्या लग रहा है? एस लग रहा है। क्लियर है कंसेप्ट। इसके बाद यदि आती है बारी मेन वर्ब की, मेन वर्ब में आप अपनी तरफ से यदि एस लगा देते हैं तो वो भी सिंगुलर बन जाती है। कैसी बन जाती है? सिंगुलर बन जाती है। बात खत्म यहां तक, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कंसेप्ट को, और सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड के रूल्स को हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। इसमें रूल नंबर फर्स्ट आपका क्या आएगा
सिंपल तरीके से समझना है। अगर मान लीजिए आपको किसी भी सेंटेंस में दिया गया सब्जेक्ट जो है वो कैसा है, सिंगुलर है, तो उस सेंटेंस में आने वाली वर्ब भी माय डियर कैसी होगी, सिंगुलर होगी। प्रोनाउन भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। और एडजेक्टिव भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। सिंगुलर के साथ सारी कंडीशन कैसी चलेंगी, सिंगुलर ही चलेंगी। बट माय डियर, इफ द गिवन सब्जेक्ट इज प्लूरल, अगर दिया गया सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो ध्यान रखिएगा वी हैव टू यूज प्लूरल वर्ब इन दैट सेंटेंस, प्लूरल प्रोनाउन इन दैट सेंटेंस एंड प्लूरल एडजेक्टिव इन दैट सेंटेंस। क्लियर है? प्लूरल के साथ कंडीशन कैसी चलेगी, प्लूरल चलेगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपको दिया गया जो सब्जेक्ट है वो किस रूप में आ रहा है, अनकाउंटेबल नाउन के रूप में आ रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा आने वाली वर्ब जो होगी वो कैसी वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब। प्रोनाउन भी कैसा होगा, सिंगुलर। और एडजेक्टिव भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। कंसेप्ट क्लियर? ये आपका एक सिंपल सा केस है, एक सिंपल सा केस है जिसके अकॉर्डिंग आप इजीली क्या कर सकते हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन या उनका एग्रीमेंट डिसाइड कर सकते हैं। एग्जांपल के रूप में देखिएगा, वर्ब की कोई बात नहीं है, हम यहां इसी समय पर या इसी रूल के अंडर में प्रोनाउन और एडजेक्टिव भी डिसाइड करते हुए चलेंगे, जो रूल डिस्कस करेंगे हम उनके अंडर में, जिससे कि सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट तो होगा ही होगा, कनकर्ड भी साथ में क्लियर होता है। तो कभी भी अगर कनकर्ड का कोई एग्जांपल आता है तो भी हम क्या नहीं करें, उसे गलत नहीं कर पाए। तो समझिएगा आप कंसेप्ट। इसमें मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, समझिएगा। हमने लिखा अ बॉय हैज कंप्लीटेड हर वर्क। ये मान लीजिए आपको सेंटेंस लिखा गया अ बॉय हैज कंप्लीटेड हर वर्क, अगर आपको दिया गया है तो अब मैंने क्या कहा आपसे, जैसा सब्जेक्ट वैसा ही वर्ब, वैसा ही प्रोनाउन और वैसा ही एडजेक्टिव आएगा। यहां पर आप सब्जेक्ट अगर देखेंगे तो आपको सब्जेक्ट दिख रहा है कैसा, सिंगुलर सब्जेक्ट दिख रहा है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। इसके साथ वर्ब भी कैसी है, सिंगुलर। कैसे पता लगा, एस लग रहा है लास्ट में। क्लियर है? अब इसके साथ जो आपका एडजेक्टिव आ रहा है तो ये भी सिंगुलर, बट नॉट अकॉर्डिंग टू द गिवन सब्जेक्ट। दिए गए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है ये, और दिए गए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है तो दिया गया सब्जेक्ट तो कौन है, बॉय। और बॉय के लिए हर का यूज आप जानते ही हैं, बिल्कुल नहीं होता। तो हर के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, हिज का प्रयोग करके आएंगे। और ये है आपके प्रोनाउन और एडजेक्टिव का यूज कैसे करना है, ये है इसका रूल। क्लियर कंसेप्ट? तो चलिए अगला रूल डिस्कस करते हैं हम एक बार। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन हिज रूम। ये वाक्य दिया गया, सब्जेक्ट अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा क्या दे रखा है, चिल्ड्रन, जो कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी कैसी चलती है, प्लूरल ही चलती है। प्रोनाउन एडजेक्टिव भी कैसा आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। तो यहां पर क्या आ रहा है, हिज। ये तो सिंगुलर है, तो इसका मतलब हिज का प्रयोग यहां नहीं होगा, हिज का प्रयोग नहीं होगा। इसके स्थान पर आप चिल्ड्रन के अनुसार, चिल्ड्रन क्या है, एक नाउन है, और नाउन थर्ड पर्सन में काउंट की जाती है। और थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है, तो पर्सन के हिसाब से जब मैंने आपको बता रखा है कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी होते हैं, सेकंड में यू होता है, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे होता है। तो आप मुझे बताएंगे थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे में से प्लूरल कौन है, तो आप कहेंगे सर दे है। और अगर दे है तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ कि हम दे की ही फॉर्म का प्रयोग यहां करेंगे। तो माय डियर यहां हिज के स्थान पर हम लिखेंगे क्या, देयर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देयर लिखेंगे। क्लियर कंसेप्ट? अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आपने लिखा वाटर इज द लाइफलाइन ऑफ एवरी क्रिएचर। वाटर इज द लाइफलाइन ऑफ एवरी क्रिएचर। इसकी बात यदि हम करते हैं तो वाटर कौन सी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल के साथ वर्ब कैसी चलती है, स्ट्रक्चर देख लो, सिंगुलर चलती है। तो सिंगुलर वर्ब यहां दे रखी है। पूरे सेंटेंस में देखो कहीं और प्रोनाउन और एडजेक्टिव है क्या जो इससे संबंधित नहीं हो, ऐसा कहीं नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये वाक्य हमारा सही है।
कैसा है वाक्य हमारा? बिल्कुल सही है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर कंसेप्ट? तो दोस्तों यहां आकर हमारा ये रूल क्लियर होता है कि अगर सेंटेंस में दिया गया सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव भी कैसे? सिंगुलर होंगे। अगर प्रोनाउन है तो वर्ब, प्रोनाउन और एडजेक्टिव भी कैसे होंगे? प्लूरल होंगे। अगर अनकाउंटेबल है तो फिर वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। क्लियर कंसेप्ट? चलिए इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं अपना रूल नंबर 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जिसे आपको तरीके से डिस्कस करना है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत ही बेहतरीन रूल है। और बेहतरीन रूल कैसे है समझिएगा माय डियर। ये एक्चुअली रूल जो है ना, ये आपके संबंधित है एक कंजंक्शन जिसे आपने खूब पढ़ा होगा, सुना होगा, और उस कंजंक्शन का नाम है क्या? बोथ एंड। क्या है? बोथ एंड। सुनने में बड़ा इजी लग रहा है ये, लेकिन दोस्तों बेहतरीन रूल लेकर चलता है ये। तो समझिएगा क्या रूल चलेंगे इसके साथ में, पॉइंट वाइज हम चलेंगे और पॉइंट के हिसाब से हम इसका ए पॉइंट लिखते हैं। और ए पॉइंट में क्या लिखेंगे कि अगर आपको वाक्य में बोथ मिल रहा है, उसके प्लस में आपको सब्जेक्ट मिल रहा है, फिर आपको एंड मिल रहा है, और पुनः आपको क्या मिल गया? सब्जेक्ट मिल गया, तो ध्यान रखिएगा उस वाक्य में आने वाली वर्ब कैसी होगी? प्लूरल। प्रोनाउन कैसा होगा? प्लूरल। और एडजेक्टिव भी कैसा होगा? प्लूरल होगा। कैसा होगा दोस्तों? प्लूरल होगा। लेकिन एक समस्या इसमें, अगर आप गौर से इस स्ट्रक्चर को देखें तो आपको पता लगेगा इससे पहले वाला जो रूल आया था उसमें तो दिक्कत इसलिए नहीं थी प्लूरल यूज करने में, क्योंकि ले देकर एक ही सब्जेक्ट था। जैसे चिल्ड्रन था सिंगल वर्ड, और वो सिंगल वर्ड खुद ही किसके रूप में यूज हो रहा था? प्लूरल के रूप में यूज हो रहा था। लेकिन यहां अगर इसकी बात हम करते हैं तो यहां हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं? 2 सब्जेक्ट हैं। तो चलिए वर्ब तो मान लेंगे कि वर्ब तो हमने मान ली कि वर्ब कैसी है? प्लूरल है। लेकिन माय डियर अगर थोड़ा सा आप अपनी क्लासेज को या पिछली क्लासेज को थोड़ा रिकॉल करो, याद करो, तो आपको पता लगेगा कि हमारे पास प्रोनाउन और एडजेक्टिव के रूप में तो 3 प्लूरल शब्द मौजूद हैं। कितने शब्द मौजूद हैं? 3 शब्द मौजूद हैं। कौन कौन से? कौन से 3 शब्द? तो आप दोस्तों ध्यान दीजिएगा। एक तो है आपके फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वी, एक है आपके सेकंड पर्सन का यू, एक है आपके थर्ड पर्सन का दे। 3 प्लूरल है आपके। और यदि 3 प्लूरल हैं तो इस कंडीशन में आपको कैसे डिसाइड करेंगे आप कि यहां पर फर्स्ट पर्सन का वी आना चाहिए या यू आना चाहिए या फिर दे आना चाहिए? कैसे डिसाइड करेंगे हम? तो ये एक बड़ी समस्या है जिसको हम पॉइंट बी में इसके अंडर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले इस स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल हम कर लेते हैं और समझिएगा आप। मैंने मान लीजिए एग्जांपल लिखा, बोथ राम एंड श्याम हैज कंप्लीटेड द गिवन वर्क। ये मान लीजिए आपको सेंटेंस दिया गया, आपसे कहा गया बताओ सेंटेंस सही है कि गलत है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पर ये जो सेंटेंस है इसमें आपके 2 सब्जेक्ट जोड़े जा रहे हैं। किससे? बोथ एंड से। किससे जोड़े जा रहे हैं? बोथ एंड से। और बोथ एंड से जब 2 सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब कैसी आती है? प्लूरल आती है। लेकिन यहां यूज कर रखी है कैसी? सिंगुलर। तो दोस्तों आपको हैज के स्थान पर क्या यूज करना है? हैव का यूज करना पड़ेगा। ठीक है। बिल्कुल वैसे ही नाउन कोई भी आ जाओ, भले ही वहां पर अनकाउंटेबल आ जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप लिखते हैं बोथ स्विमिंग एंड रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। इज गुड फॉर हेल्थ, ये अगर मान लीजिए आपको दिया गया तो यहां पर भी देखिए आप बोथ एंड का प्रयोग किया गया और उससे 2 सब्जेक्ट जोड़े गए आपके स्विमिंग एंड रनिंग। 2 सब्जेक्ट जोड़े जा रहे हैं और दोनों सब्जेक्ट जो हैं वो जोड़ने पर आपको वर्ब, अब ये स्विमिंग और रनिंग क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल होने के बावजूद आप चूंकि 2 नाउन यूज कर रहे हैं बोथ एंड से जोड़कर, इसीलिए दोस्तों आपको यहां प्लूरल वर्ब का यूज करना होगा। तो इज के स्थान पर आपको यूज करना है क्या? आर का यूज करना है। किसका यूज करना है? आर का यूज करना है। यह विशेष ध्यान रखिएगा। क्लियर कंसेप्ट?
तो यहां हमारा पहला इसका पॉइंट क्लियर हुआ बोथ एंड का, कि अगर दो सब्जेक्ट आपके बोथ एंड से जुड़े हैं तो वर्ब भी प्लूरल, प्रोनाउन भी प्लूरल और एडजेक्टिव भी प्लूरल होगा। ये विशेष ध्यान रखिएगा आप। क्लियर कंसेप्ट यहां तक। अब इसके पॉइंट पर जो हमने डिस्कशन किया था कि वर्ब डिसाइड करना तो इजी है, लेकिन प्रोनाउन और एडजेक्टिव कैसे डिसाइड करें, ये एक समस्या वाला प्रश्न है। तो उसके लिए भी एक हमारे पास उपाय है, हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। आप ध्यान से समझिएगा। इसका पॉइंट बी डिस्कस करते हैं हम। कौन सा पॉइंट है? बी। इसमें आप समझिएगा, पर्सन तो आप सबको याद होंगे ही, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। कितने पर्सन होते हैं? 3 पर्सन होते हैं। कितने हैं? 3 पर्सन है। 3 पर्सन जो है उनका यूज कैसे होता है, कैसे हम डिस्कस करेंगे, तो इसे समझिएगा। अगर मान लीजिए आपको फर्स्ट पर्सन, कौन सा पर्सन भैया? फर्स्ट पर्सन है विद सेकंड और थर्ड पर्सन दिया गया है। अगर आपको मान लीजिए फर्स्ट पर्सन जो है उसके साथ सेकंड या थर्ड में से कोई भी पर्सन दे दिया, लेकिन किसका आना जरूरी है? फर्स्ट पर्सन का आना जरूरी है। अब आप मुझे बताएंगे, तो जब फर्स्ट पर्सन आ गया और उसके साथ सेकंड और थर्ड दोनों ही मान लो आ गए, या सेकंड आ गया या थर्ड आ गया, कोई भी एक आ गया, तो जो कोई भी आएगा उसके साथ फर्स्ट पर्सन जब आएगा, तो आप मुझे बताएंगे फर्स्ट पर्सन ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है या सेकंड और थर्ड? तो शायद आपका जवाब होगा सर फर्स्ट पर्सन ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसीलिए तो उसको फर्स्ट पर्सन का दर्जा दिया है। और जो इंपॉर्टेंस रखता है वो ही सारी चीज क्या करेगा? डिसाइड करेगा। सिंपल तरीका है ये सीखने का। फिर से समझिए, फर्स्ट पर्सन के साथ सेकंड और थर्ड में से कोई भी आ जाए या दोनों आ जाओ, इनके आने पर फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन में तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है? फर्स्ट पर्सन के, इसलिए तो सबसे पहले रखा हमने उसे, और उसे सबसे पहले रखा है तो इसका मतलब वो इंपॉर्टेंस रखता है, तो जो इंपॉर्टेंस रखता है वही सब कुछ डिसाइड करेगा। तो यहां जब सीक्वेंस आएगी तो प्रोनाउन और एडजेक्टिव किसके अनुसार यूज होंगे? फर्स्ट पर्सन के अनुसार। और फर्स्ट पर्सन की प्लूरल फॉर्म क्या होती है? वी। तो दोस्तों इस केस में आप वाक्य में जो यूज करोगे वो यूज करोगे फॉर्म ऑफ वी। वी की फॉर्म का प्रयोग करोगे आप, और किसी की फॉर्म का यूज नहीं कर सकते। लेकिन कब? जब आपको दिया जा रहा है क्या? फर्स्ट पर्सन दिया जा रहा है। लेकिन यदि दोस्तों आपको सेकंड पर्सन मिल रहा है और सेकंड पर्सन के साथ आपको मिल रहा है क्या? थर्ड पर्सन मिल रहा है, तो अब मुझे बताएंगे सेकंड और थर्ड में ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी होती है? तो ऑब्वियसली आप कहेंगे सर सेकंड की होती है। तब वो सेकंड थर्ड के बजाय तो पहले ही आता है, और पहले तो वही आता है जो इंपॉर्टेंस ज्यादा रखता है। तो दोस्तों यहां पर सेकंड पर्सन की इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम वाक्य में यूज जो करेंगे वो यूज करेंगे किसकी? किसकी फॉर्म भाई? फॉर्म ऑफ यू। यू की फॉर्म का प्रयोग आपको करना है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों अगर वाक्य में आपको दिया जा रहा है थर्ड पर्सन विद अनदर थर्ड पर्सन, तो आप यहां यूज करोगे फॉर्म ऑफ दे। किसकी फॉर्म यूज करोगे? दे की फॉर्म का प्रयोग करोगे, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। किसकी फॉर्म यूज करोगे? दे की फॉर्म का यूज करोगे। समझ लीजिएगा एक बार, फर्स्ट पर्सन के साथ सेकंड और थर्ड में से कोई भी आ जाओ तो वी की फॉर्म का प्रयोग करोगे। सेकंड पर्सन के साथ थर्ड पर्सन आएगा तो चूंकि सेकंड पर्सन इंपॉर्टेंस ज्यादा रखता है उसके अनुसार यू की फॉर्म हम लगाएंगे। थर्ड पर्सन के साथ थर्ड पर्सन आ जाए तो किसकी फॉर्म लगाएंगे? दे की फॉर्म लगाएंगे। एग्जाम्पल से बेहतरीन तरीके से चीज समझ में आएगी, तो आप समझिएगा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल हमने लिखा, बोथ यू एंड आई आर डूइंग देयर वर्क। और मान लो कि हमने ये रूल नहीं पढ़ा, ऐसे मान लो कि हमने ये रूल नहीं पढ़ा और केवल पिछला ही रूल पढ़ा। पिछला कौन सा रूल? ये वाला ही रूल पढ़ा, जिसमें पढ़ो देखे क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि बोथ एंड से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब भी प्लूरल, प्रोनाउन भी प्लूरल और एडजेक्टिव भी प्लूरल आता है, यही लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस हिसाब से तो देखा जाए तो ये वाक्य गलत है क्या? कोई पिछले रूल के हिसाब से देखा जाए तो ये वाक्य गलत है क्या? क्यों? क्योंकि यहां पर दो सब्जेक्ट आपके जोड़े जा रहे हैं, किससे? बोथ एंड से जोड़े जा रहे हैं।
और बोथ एंड से जोड़ने पर वर्ब प्लूरल है तो वर्ब भी सही है। प्रोनाउन एडजेक्टिव जो आते हैं वो भी प्लूरल है, तो देयर तो किसकी फॉर्म है, दे की, तो दे की फॉर्म कैसी होती है, प्लूरल होती है, तो सही है इसका मतलब तो, लेकिन नहीं। अब आपने वास्तविक एक रूल और डिस्कस कर लिया है, अब यहां हम पता लगाएंगे कि यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है। और अब आप देखिए ऊपर के स्ट्रक्चर में कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जब एक साथ दिए जाते हैं तो डिसाइड किसकी फॉर्म करनी पड़ती है, तो माय डियर उस वाक्य में हम वी की फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसकी फॉर्म का, वी की फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो देयर के स्थान पर हमें वी की फॉर्म के रूप में या पजेसिव जो आपका कॉन्सेप्ट है वो यूज करना पड़ेगा, और वो होता है कौन सा, आर। तो आर का प्रयोग आप करोगे और सेंटेंस तब सही माना जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखो एक और, मैंने मान लीजिए सेंटेंस लिखा बोथ यू एंड ही वर डूइंग आर वर्क। ये वाक्य आपको दिया और पूछा बताओ सेंटेंस सही है कि गलत है। और केवल पिछले रूल की अगर बात करें तो बोथ एंड से आपके दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं, यू एंड ही, तो वर्ब भी प्लूरल सही है, और आर आपके वी की फॉर्म है, और वी कैसा होता है, प्लूरल होता है, तो इसका मतलब ये भी सही है। लेकिन क्या वास्तव में ये सही है, नहीं। क्यों, क्योंकि यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, ही कौन सा, थर्ड पर्सन। और दोस्तों आपको पता है ऊपर देखिएगा आप, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आते तो किसकी फॉर्म लगानी है, आपको यू की फॉर्म लगानी है। तो माय डियर यहां आर नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, योर का प्रयोग होगा, ये विशेष ध्यान रखिएगा। इसका प्रयोग होगा, योर का प्रयोग होगा, विशेष ध्यान रखिएगा आप। ये क्लियर कंसेप्ट। तो यहां पर आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि कैसे आप पर्सन को या प्रोनाउन और एडजेक्टिव जो आएंगे उनको कैसे वाक्य में डिसाइड करें, किसकी फॉर्म लगानी है। प्लूरल बोलना तो बड़ा इजी है, लेकिन प्लूरल तो तीन तीन होते हैं ना भैया, और प्लूरल यदि तीन तीन है तो कौन से प्लूरल की फॉर्म आएगी ये डिसाइड करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप। क्लियर कंसेप्ट। लेकिन अब एक पॉइंट आपने अगर देखा हो तो एक प्रश्न बनता है कि या मैंने यू पहले लिखा है और आई बाद में लिखा है, जबकि आई तो फर्स्ट पर्सन है, इसको पहले नहीं लिख सकते क्या, हम ऐसे नहीं कर सकते क्या, बोथ आई एंड यू, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि इसका भी माय डियर रूल लगता है। क्या रूल लगता है, साथ के साथ क्लियर करते हुए चलेंगे हम, और ये कहलाएगा इसका पॉइंट सी। पॉइंट सी क्या कहता है कि अगर मान लीजिए ये कहलाता है सीक्वेंस ऑफ पर्सन, सीक्वेंस ऑफ पर्सन क्या कहलाता है भैया, सीक्वेंस ऑफ पर्सन कहलाता है। यानी जब कभी वाक्य में दो या दो से अधिक पर्सन एक साथ दे दिए जाएं तो उस कंडीशन में कौन सा पर्सन पहले कौन सा पर्सन बाद में आएगा, इसको डिसाइड करना ही कहलाता है सीक्वेंस ऑफ पर्सन। और ये कैसे डिसाइड करें तो समझिएगा, इसके लिए आपको वाक्य पहचानने की जरूरत है, और वाक्य का कंसेप्ट देखिएगा। अगर दिया गया वाक्य आपके पॉजिटिव सेंस में है, या फिर जिसे हम कह सकते हैं गुड सेंस है, पॉजिटिव सेंस या गुड सेंस, या फिर वाक्य होगा कैसी सेंस में, नेगेटिव सेंस में होगा। कौन सी सेंस में होगा, नेगेटिव सेंस में होगा, या फिर जिसे हम कहेंगे क्या, बैड सेंस कहेंगे, नेगेटिव सेंस या बैड सेंस कहेंगे। अब आपको समझना है, जब भी वाक्य पॉजिटिव सेंस और गुड सेंस से संबंधित हो तो आपको पर्सन की सीक्वेंस रखनी है 2 3 1। क्या रखनी है, 2 3 1, यानी सेकंड पर्सन सबसे पहले, उसके बाद थर्ड पर्सन, और उसके बाद फर्स्ट पर्सन। यानी फर्स्ट पर्सन हमेशा बाद में आता है, कब, जब सेंटेंस संबंधित हो, किस सेंस से, पॉजिटिव सेंस से। और यही कारण है कि इस वाक्य में, इस वाक्य को जब हम पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि पूरा की पूरा वाक्य पॉजिटिव सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पॉजिटिव सेंस होने की वजह से सेकंड पर्सन पहले और फर्स्ट पर्सन बाद में हमको लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन स्ट्रक्चर 2 3 1। लेकिन दोस्तों अगर नेगेटिव सेंस हो, नेगेटिव सेंस जब होगी तो आप वहां जो सीक्वेंस रखेंगे वो क्या रखेंगे, 1 2 3, 123 बोल सकते हो। यानी फर्स्ट पर्सन सबसे पहले, थर्ड पर्सन सबसे लास्ट में आएगा,
सेकंड पर्सन अपनी पोजीशन पर, यानी अपनी पोजीशन के अनुसार आते हैं। फर्स्ट पर्सन पहले, फिर सेकंड और फिर थर्ड आते हैं। क्लियर सा कंसेप्ट है पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस होने पर। अब देखना, अगर मान लो कि हमने ये रूल नहीं पढ़ा, ऐसा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये रूल हमने पढ़ा ही नहीं है और इससे पहले वाले दोनों पढ़ लिए हमने, उन दोनों के पढ़ने से भी पूरा आपका वाक्य सही हो जाए या हर प्रकार का प्रश्न सही हो जाए, ये जरूरी नहीं है। सिर्फ इतने से पॉइंट को छोड़ देने से करियर के साथ क्या हो सकता है, गड़बड़ का मामला हो सकता है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं हम कि क्या मतलब है इसका। सेंटेंस कहता है यहां पर बोथ एंड और एंड कोई भी चल सकता है, तो आप इसमें समझना यू एंड आई हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्क ऑन टाइम। द वर्क ऑन टाइम, मान लो ये वाक्य है आपके पास, इस वाक्य की बात करते हैं, यू एंड आई हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्क ऑन टाइम। आप मुझे बताएंगे सेंटेंस की सेंस कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो आप देखेंगे कार्य पूरा नहीं किया है समय पर, और समय पर कार्य पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब सेंटेंस इज रिलेटेड टू नेगेटिव सेंस। और सेंटेंस जब नेगेटिव सेंस में होता है तो सीक्वेंस होती है क्या, 1 2 3। आप मुझे बताएंगे यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन। क्या नेगेटिव सेंस में सेकंड पर्सन पहले और फर्स्ट पर्सन बाद में आता है? नहीं आता। फर्स्ट पर्सन पहले लिखना है और सेकंड पर्सन बाद में लिखना है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है यहां पर। तो माय डियर क्या स्ट्रक्चर बनती है, फिर आपकी स्ट्रक्चर बनती है, ये गलत माना जाएगा और इसे हम लिखेंगे आई एंड यू लिखेंगे इसे हम, तब जाकर सेंटेंस सही होगा। वरना उस दोनों पिछले रूल्स के अनुसार तो हैव क्या है, प्लूरल वर्ब है, वो सही है। आगे जो और कोई प्रोनाउन एडजेक्टिव इनके अनुसार आ जाता तो हम मान लेते कि ये तो सही है, लेकिन नहीं माय डियर, यहां सीक्वेंस ऑफ पर्सन भी यूज की जाती है और उसका रूल भी अप्लाई किया जाता है। तो विशेष ध्यान से समझिएगा वास्तविकता क्या है। एक सेंटेंस और मैं जैसे लिख दूं आपको सेंटेंस मैंने लिख दिया, बोथ आई एंड ही हैव कंप्लीटेड द गिवन प्रोजेक्ट। ये हमने लिखा, मान लो वाक्य। अब पूरा वाक्य पढ़ो आप और पूरा वाक्य पढ़ के मुझे बताइएगा कि सेंटेंस की पॉजिटिव सेंस है कि नेगेटिव सेंस है। तो आप स्पष्ट कह देंगे कि सर ये तो पॉजिटिव सेंस है, और पॉजिटिव सेंस यदि है तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, ही कौन सा है, थर्ड पर्सन। जरा देखो पॉजिटिव सेंस में थर्ड पर्सन पहले आता है कि फर्स्ट पर्सन पहले आता है? तो आप कहेंगे सर थर्ड पहले आता है, फर्स्ट तो बाद में जाता है, और इसमें पहले कौन लगा रखा है, फर्स्ट पर्सन लगा रखा है। तो दोस्तों यही हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो कैसा है, गलत हो जाता है। और यहाँ आई एंड ही नहीं करेंगे, हम करेंगे क्या, ही एंड आई करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, ही एंड आई करना पड़ेगा, तब जाकर ये वाक्य हमारा सही होगा। ये विशेष ध्यान रखना है आपको। तो दोस्तों कहने का मतलब ये निकला कि सेंटेंस दिए जाने में तो कैसा भी दे दो, हमें ये लगता है कि सेंटेंस सही है, या हमें पता नहीं गलती जहां होती है वहां गलती नजर नहीं आके कहीं और गलती नजर आती है। तो ऐसा नहीं है, एक एक रूल को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ता है। वैसे तो देखिए ऊपरी सिरे से पढ़ लेंगे हम तो शायद हो सकता है कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, लेकिन इतने क्वेश्चन तो सभी लोग अटेम्प्ट करते हैं। आप लोगों की भीड़ से कैसे अपने आप को मेरिट लिस्ट में शामिल करवाएंगे, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे बेहतरीन तरीके से और किस स्ट्रेटजी से पढ़ रहे हैं। तो बोथ एंड के 3 पॉइंट आपने समझे, तीनों पॉइंट क्या कहते हैं यहां से समझना शुरू कीजिए। बोथ एंड से जब 2 सब्जेक्ट जोड़े जाएंगे तो वर्ब, प्रोनाउन और एडजेक्टिव तीनों की तीनों कैसे होंगे, प्लूरल होंगे, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में लिखा है। ठीक है माय डियर। दूसरा रूल कहता है कि अगर मान लीजिए प्लूरल वर्ब तो हम यूज कर लेंगे, लेकिन प्लूरल प्रोनाउन और एडजेक्टिव कैसे यूज करें, तो उसका रूल हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट पर्सन के साथ यदि सेकंड और थर्ड में से कोई भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेकंड आ जाओ या थर्ड आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का, तो उस कंडीशन में किसकी फॉर्म आएगी, बी की फॉर्म आती है। लेकिन यदि सेकंड पर्सन विद थर्ड पर्सन दे रखा है, सेकंड और थर्ड एक साथ दे रखे हैं, तो यू की फॉर्म आएगी। थर्ड पर्सन के साथ दूसरा कोई थर्ड पर्सन दे रखा है, यानी 2 थर्ड पर्सन दे रखे हैं, तो दोस्तों किसकी फॉर्म आएगी,
दे की फॉर्म आएगी, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, जो हमने एग्जांपल से साबित भी किया। अब बात आती है जब दो या दो से अधिक पर्सन एक साथ आएंगे तो पहले कौन और बाद में कौन आएगा, तो इसका रूल है जो कहलाता है सीक्वेंस ऑफ पर्सन। और दोस्तों इसको याद रखना बड़ा इजी है, आप तो अपनी नैतिकता के रूप में इसको याद कीजिए। आप भी अच्छे प्रकार से जानते हैं कि हमारे बुजुर्ग या कह सकते हैं कि हमारे जो नैतिकता का जो पाठ पढ़ाया जाता है या हमारे जो पुराने किस्से जो होते हैं वो यही बताते हैं कि व्यक्ति को अपनी बुराई पहले देखनी चाहिए, मैं कितना बुरा हूं। जैसे कि अपनी बुराई जब दिख जाएगी ना तो हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे जिससे कि हम अच्छे बन सकें। और अच्छाई हमेशा सामने वाले की देखनी चाहिए जिससे कि उसकी अच्छाई से हम कुछ सीख सकें और अपने आप को उन्नत बना सकें। हो भले ही उल्टा रहा हो आज के जमाने में, अच्छाई व्यक्ति पहले खुद की देखता है, बुराई दूसरे की देखता है, लेकिन ऐसा नैतिकता के अकॉर्डिंग नहीं है। नैतिकता कहते हैं पहले बुराई खुद की देखनी है, यानी मेरे अंदर क्या बुराई है, तो बुराई मतलब बोले तो नेगेटिव सेंस, और नेगेटिव सेंस जब है तो खुद कौन, स्पीकर, और स्पीकर कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि आई जो कि स्पीकर है यानी फर्स्ट पर्सन जो कि स्पीकर कहलाता है वो आपके क्या है, फर्स्ट पर्सन है, खुद है। और खुद की पहले बुराई देखनी चाहिए या अच्छाई देखनी चाहिए, तो खुद की पहले बुराई देखेंगे कि मेरे अंदर क्या बुराइयां हैं जिन्हें दूर किया जा सकता है, ठीक है। और अच्छाई हमेशा किसकी देखनी है, सामने वाले की। सामने वाला कौन, लिसनर। कौन है, लिसनर। लिसनर कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन। तो अगर सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस है या गुड सेंस है तो पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया जाएगा, और इस हिसाब से आपकी सीक्वेंस बनती है पर्सन की। दोस्तों ये है आपके बोथ एंड का रूल, बेहतरीन रूल जैसा कि मैंने कहा था उसमें शामिल होता है। इसके बाद इससे भी बेहतरीन रूल आता है आपका एंड से संबंधित। अगला रूल हम पढ़ेंगे एंड का, और एंड से संबंधित कॉन्सेप्ट इतने गजब होते हैं कि उसमें ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं जिसको बहुत ही तरीके से डिस्कस करना पड़ता है। अगर ऐसा हमने किया तब तो ठीक है, हमें चीजें क्लियर हो जाती हैं, अदरवाइज थोड़ा सा फिर क्या समस्याग्रस्त हो सकता है कॉन्सेप्ट आपका, लेकिन ऐसा होगा नहीं, हम बिल्कुल सिंपल तरीके से उसे डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू किया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कनकॉर्ड और सिंटैक्स में क्या डिफरेंस है, बोथ एंड का ये रूल हमने बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया ही है। यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज डिस्कस की, लैंग्वेज की कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमने क्या है कि एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट यहां डिस्कस किया है जिसे रिवाइज करने की आपको जरूरत है। तो एक बार इसे रिवाइज कर लें जिससे कि एंड के रूल को कंप्लीट करने में हमें दिक्कत नहीं हो और फिर हम एंड के रूल को इजीली कंप्लीट कर लेंगे। एंड के रूल के दौरान एक टॉपिक का डिस्कशन मैं जरूर करवाऊंगा आपको शॉर्ट में, केवल हिंट के रूप में, वो जो हम आज तक पढ़ते आए लेकिन हमें उससे संबंधित काफी कंफ्यूजन है, इवन हमें ये तक नहीं पता कुछ टॉपिक में आपके वर्ड कौन कौन से शामिल होते हैं, कौन कौन से वर्ड शामिल होते हैं उस टॉपिक में, उस टॉपिक का नाम है डिटर्मिनर्स। और डिटर्मिनर्स की बात करेंगे हम एंड के टॉपिक के दौरान, लेकिन आप इसे याद कीजिएगा, इन्हें रिवाइज कीजिएगा। अगली क्लास में आपसे एंड के रूल के साथ डिस्कस करने के लिए मैं फिर आपके सामने रहूंगा, और तब तक आप इन्हें कंप्लीट कीजिए, ओके, और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। इसी आशा के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। थैंक्स अ लॉट।